अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो ज्यादा हीट को जमीन पर रोकती है, जिससे ग्लोबुलर वार्मिंग होती है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने पढ़ना होगा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबुलर वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जो जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसका नुकसान क्या है, इसके असरात क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे। तो बेटा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बेटा इसके 4 इफेक्ट्स लिखे हो। नंबर 1, पहला इफेक्ट क्या होगा? अकोमोलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे पहला क्या इफेक्ट हो रहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंड अबाउट 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज एवरी ईयर। और हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये बेटा एमसीक्यूज में भी आता है कि हर साल जमीन का टेम्परेचर एवरेज कितना इंक्रीज होता जा रहा है? 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज। और इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और इससे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये क्यों हुआ? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इट काज ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इट काज चेंज इन वेदर पैटर्न। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? वेदर पैटर्न, मौसमियाती तब्दीलियां आती जा रही हैं। जो भी वेदर, जो भी सीजन आता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस। अगर गर्मी आती है तो उसकी शिद्दत पहले पिछले साल से ज्यादा होती है। इसी तरह अगर सर्दी आती है, विंटर होगा, तो उसकी शिद्दत भी पिछले साल से ज्यादा हो जाती है। इसे कहते हैं चेंज द वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न चेंज होता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इट काज चेंज द वेदर पैटर्न। एक्सट्रीम कंडीशंस इवेंट्स आर अकरिंग देन प्रीवियसली। जो पहले शिद्दत थी, इस साल उससे ज्यादा शिद्दत हो जाती है, गर्मी की भी और सर्दी की भी। तो ये हमारे पास दूसरा इफेक्ट होगा। नंबर 3, तीसरा इफेक्ट क्या होगा? इट मेल्ट। अब देखो, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो जो ग्लेशियर्स है, पोलर आइस कैप्स है, वहां से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। तो जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उससे बढ़ जाता है इंक्रीज इन द फ्लड रिस्क। उससे क्या हो जाता है? उससे सैलाब आने का खतरा बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होगा? इट मेल्ट ग्लेशियर्स एंड द स्नो कैप्स दैट इंक्रीज इन द फ्लड रिस्क। एक तो इस सैलाब आने का खतरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ जाता है। और नंबर 2 दूसरा, एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन क्या होगा? साइक्लोन हमारे पास हवा का जिसे चक्कर कहते हैं, समंदरों के अंदर, पानी के अंदर जहां पर हवा का प्रेशर कम होता है, वहां पर साइक्लोन बनता है और उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है विद द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी शिद्दत भी बढ़ती जाती है। तो बेटा इससे क्या होगा? हमने नेक्स्ट इसका बड़ा वार्मिंग से हमारे पास एक तो फ्लड आने का रिस्क बढ़ता है, दूसरा क्या होता है? इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बढ़ते जा रहे हैं। हवा का जो चक्कर होता है समुद्र के अंदर, वो बनता जाता है। नंबर 4 होगा, नंबर 4 हमारे पास, अब देखो, अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? सी लेवल राइज। उससे क्या होता है? समंदर का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ऐसे एरियाज जो समंदर के करीब होते हैं, लोअर एरियाज, वो भी पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं, उनमें पानी आना शुरू हो जाते हैं, जहां पर और वहां पर रहना पॉसिबल नहीं रहता। सी लेवल राइजेस ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज। तो समंदर के ऐसे एरियाज जो लो है, नीचे की तरफ है, आर सबमर्ज, वो उसे पानी शामिल हो जाता है, वहां भी पानी आना शुरू हो जाता है। टर्निंग प्रीवियस पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। तो ऐसे एरियाज जहां पर पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, अब वो वहां पर रहने के काबिल नहीं रहता, वहां पर पानी आना शुरू हो गया। क्योंकि क्या होता है? सी लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो बेटा हमने क्या पढ़े?
पहले 4 इफेक्ट्स पढ़े ग्लोबुलर वार्मिंग के। 4 इफेक्ट्स। नंबर 1 पहला इफेक्ट क्या है? ग्लोबुलर वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हर साल कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इफेक्ट, चेंज इन वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जो भी वेदर आता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में आता है, उसकी शिद्दत ज्यादा होती है। नंबर 3, तीसरा, फ्लड का रिस्क बढ़ता जा रहा है और साइक्लोन की शिद्दत बढ़ जा रही है। नंबर 4, सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेटा इसके बाद ये हमारे पास एक अलग से पॉइंट था जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स पढ़ने थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है सल्फर कंपाउंड्स। सोर्सेज देखते हैं बेटा, हमने नेक्स्ट पढ़ना होगा सोर्सेज। हमने लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन की जो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके सोर्सेज क्या है। इसी तरह आज हमने पढ़ना होगा सल्फर कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इनके सोर्सेज और इनके इफेक्ट्स पढ़ने होंगे। बेटा ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले पढ़ते हैं सोर्सेज। सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर में आते कहां से? एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में कहां से आते हैं? इनके बेटा 2 सोर्सेज हो सकते हैं, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज। पहला पढ़ते हैं नेचुरल सोर्स क्या होगा। नेचुरल सोर्स, दे आर ऑब्टेन बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई डेड बॉडी हो सकती है या कोई प्लांट्स, जब बैक्टीरिया उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, तो वहां से गैसेस बनती है। उन गैसेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस शामिल होती है। एक सोर्स हो गया, ये नेचुरल सोर्स है। नंबर 2, दूसरा नेचुरल सोर्स वोल्केनिक गैसेस, जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होती है, आतिशफशां, जब लावा निकलता है वहां पे भी मुख्तलिफ गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस में भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। एंड द फॉरेस्ट फायर, जो जंगलात में आग लगती है, यहां से भी ऑक्साइड ऑफ सल्फर बन सकते हैं। तो बेटा हमने यहां पर 3 पढ़े, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, वोल्केनिक गैसेस एंड द फॉरेस्ट फायर। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स होते हैं। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सोर्स है, ये कुदरती तौर पर शामिल होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके बाद नंबर 2, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे हैं। जो नेचुरल सोर्स है, इसे सल्फर के ऑक्साइड बहुत कम है, सिर्फ 20% है जो एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे हैं, जबकि 80% सल्फर के ऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। अबाउट 80% सल्फर डाइऑक्साइड इज एमिटेड बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। 80% जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। वो कौन सी एक्टिविटी है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल्स क्या पढ़े हमने? जब हम जलाते हैं कोल को, जब हम जलाते हैं पेट्रोलियम को, या जब जलाया जाता है नेचुरल गैस को। कहां पर? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां चलाने के लिए या इंडस्ट्रीज के अंदर जलाते हैं, तो उनकी चिमनी में से भी गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस कौन सी होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस शामिल होती है। तो बेटा ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज। 80% ये जो ऑक्साइड बनते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज से बनते हैं। और कौन सी वजह से बनते हैं? बर्निंग प्रोसेस होगा, फॉसिल फ्यूल के जलने से बनेगा। तो बेटा पहला हमने पढ़ा सोर्सेज, एक नेचुरल सोर्स, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सोर्सेज, ये हमारे पास जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, जब एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगे, इनका इफेक्ट क्या होगा? और ये जो इफेक्ट है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, इसका इफेक्ट, नुकसान क्या है? नुकसान क्या होगा? एटमॉस्फेयर में शामिल कैसे हुआ? जो तुमने सोर्सेज पढ़ लिया। अब इसका नुकसान क्या होगा? बेटा इसके 2 इफेक्ट्स बताने आपने, और 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। नंबर 1, पहला इसका इफेक्ट क्या है? पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये एटमॉस्फेयर में कलरलेस होती है। तो कलरलेस है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इट इज इरिटेटिंग स्मेल, लेकिन जहां पर ये मौजूद होती है ये चुभने वाली स्मेल रखती है, ना खुशगवार खुशबू होती, ना खुशगवार स्मेल होगी, इसकी इरिटेटिंग स्मेल होगी।
तो कलरलेस गैस होती है लेकिन इरिटेटिंग स्मेल होगी। जहां पर ये मौजूद होगी वहां आइडेंटिफाई करने का तरीका यह कि इरिटेटिंग होती है, ये चुभने वाली स्मेल होती है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इट काज सफोकेशन। अगर ये मौजूद होगी तो इससे सफोकेशन होती है। सफोकेशन मतलब दम घुटना शुरू हो जाती है। सफोकेशन एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सफोकेशन दम घुटना शुरू होता है और सांस की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली किन लोगों के अंदर जिन्हें एस्थमा होता है। जिन्हें क्या होता है? एस्थमा होता है। जो जिन्हें दमे की बीमारी होती है, जो एस्थमेटिक पीपल्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम हो, उनके लिए सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, उनमें सफोकेशन करना शुरू कर देती है। दूसरा इफेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सॉरी, वाटर वेपर कह लो या हमारे पास या एटमॉस्फेयर के अंदर जब मिलेंगे रेन के साथ, रेन वाटर के साथ, किसे मिलेंगे? रेन वाटर के साथ। तो क्या बनाते हैं हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये रेन के साथ आएंगे तो इस रेन को नाम देते हैं एसिड रेन का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? एसिड रेन का नाम देते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि रेन बारिश के अंदर मौजूद होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसी रेन को नाम देते हैं एसिड रेन का नाम देते हैं। तेजाबी बारिश। ये तेजाबी बारिश क्या करती है? विच डैमेज। जब ये बारिश जमीन में पड़ेगी तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है और वेजिटेशन और प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो इन्हें डैमेज कर देती है। तो बेटा हमारे पास ये सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स होंगे, सफोकेशन करता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एसिड रेन काज करेगा। एसिड रेन के बारे में हमने मजीद पढ़ना होगा, टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। तो सिंपली हमारे सामने सिर्फ ये याद करना होगा सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगी, ये हमारे पास एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। बेटा ये हमारे पास इफेक्ट्स करेंगे और ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के भी इफेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। अल्लाह हाफिज।